हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर 1। एनसीईआरटी की बुक से चैप्टर 1 आज समझाऊंगी। ठीक है, तो चैप्टर 1 का नाम है रियल नंबर्स। तो नंबर सिस्टम के बारे में तो आप लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़ा ही होगा। थोड़ा सा मैं ब्रीफ इंट्रो दे देती हूँ। नंबर सिस्टम क्या है, रियल नंबर्स क्या होती हैं। जैसे 1 से लेके इन्फिनिटी तक की जितनी भी नंबर्स होती हैं, ये 1 से लेके सारी नंबर्स, इनको हम नेचुरल नंबर कहते हैं और इनको हम n से डिनोट करते हैं। ठीक है, और अगर इन्हीं नेचुरल नंबर में जीरो को भी ऐड कर लिया जाए तो ये हो जाती है होल नंबर, जिनको हम w से डिनोट करते हैं। और ये जो नंबर लाइन है, नंबर लाइन में जो भी पॉजिटिव नंबर्स है, नेगेटिव नंबर्स है, इन सारी नंबर्स को मिला करके इंटीजर बोला जाता है, जिसको हम z से डिनोट करते हैं। लेकिन अब इन नंबर्स के बीच में भी कुछ नंबर्स होती है, जैसे 1 और 2 के बीच में, 2 और 3 के बीच में कुछ फ्रैक्शनल नंबर्स होती हैं। इधर इसी तरह -1 -2 के बीच में इसी तरह कुछ फ्रैक्शनल नंबर्स होती हैं, जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। उनको हम बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को q से डिनोट करते हैं। रेशनल नंबर मीन्स रेशियो और q मीन्स होता है कोसेंट, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। q इज नॉट इक्वल टू 0 ये होता है। ठीक है, तो रेशनल नंबर, जैसे हम 1 को भी रेशनल नंबर के रूप में डिनोट कर सकते हैं, 2 को भी लिख सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। 2 को अगर हम 2/1 लिख देते हैं, हो गया रेशनल नंबर। तो ये सारी की सारी जो इंटीजर्स हैं वो रेशनल नंबर हैं। लेकिन कुछ नंबर्स और होती इरेशनल, जिन नंबर्स को हम p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, दोज नंबर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। और इन सारे नंबर सिस्टम को मिला के, सारे जो भी है हमारे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल, इरेशनल, सारे नंबर सिस्टम को मिला के बनते हैं रियल नंबर्स। तो उन्हीं रियल नंबर के बारे में चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स के बारे में है। इसमें कुछ एक है एल्गोरिदम, कुछ सवाल सॉल्व करने का तरीका होता है, एल्गोरिदम क्या होता है, और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम और यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो एल्गोरिदम क्या होता है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तरीके को एल्गोरिदम बोलते हैं। एल्गोरिदम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स which gives procedure for solving a type of problem। and लेमा होता है एक सिद्धांत। हाँ, लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट। लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट, ये होता है लेमा। तो इस चैप्टर में इन्हीं दो चीजों के बारे में पढ़ाया गया है। तो पहले एल्गोरिदम को यूज करके हमें HCF करना सिखाया गया है। तो बस हमारा एनसीईआरटी की बुक खोलिए, एक्सरसाइज 1.1 सबसे पहला सम वो हम करते हैं। उसमें हमें HCF करना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प लेकर के। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है वो हम सीधा इसी सम में ही बता रहे हैं। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 135 एंड 225। हाँ, HCF हमें किसका निकालना है, 135 एंड 225 इनका हमें HCF निकालना है। तो वही यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से हम निकालेंगे। उसमें क्या करते हैं, बड़ी नंबर को छोटी नंबर से डिवाइड करते हैं और यहाँ पे स्टेप लिखते जाते हैं। वो एक इसका तरीका होता है। तो यहाँ बड़ी नंबर हमारी है 225 को हम 135 से डिवाइड करेंगे। 135 वन जा 135 माइनस 5 में 5 गया 0 और 12 में से 3 9 90 हो गया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 135 इस साइड आ जाएगा। तो हमारा जो पहला स्टेप हमने किया है वो यहाँ पे सब में लिखना पड़ता है। फर्स्ट स्टेप हमारा है 225 इज इक्वल टू, डिवाइजर हमारा है 135 मल्टीप्लाइड बाय 1 और प्लस 90 हमारा रिमाइंडर हो गया। तो इसको हम तब तक करते जाए जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो अब अगला स्टेप क्या होगा, 135 को हम डिविडेंड के रूप में ले लेंगे 135 और डिवाइजर होगा 90 का भी 1 टाइम ही जाएगा इसमें, 5 और 30 में से 9 घटाया 45। तो नेक्स्ट स्टेप भी हम इसी तरह से लिख लेते हैं, 135 इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई 1 प्लस 45। अभी हमें एक स्टेप और करना पड़ेगा। अब ये 90 आ जाएगा इधर, 90 को हम डिवाइड करेंगे 45 से। 45 1 जा 45 2 जा 90, 45 2 जा 90। तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया, सॉरी वहां 1 बोल दिया था। 45 2 जा 90 रिमाइंडर 0। अब इस स्टेप पे रिमाइंडर 0 आ गया। तो जिस नंबर
से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है, वही हो जाता है HCF। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा 90 इक्वल टू 45 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 0। अब स्टेप पे आ गया हमारा 0, तो बस इन दोनों नंबर का HCF हो जाएगा हमारा 45। 45 ने डिवाइड किया तो 0 आया रिमाइंडर, इसलिए HCF ऑफ 135 एंड 225 इक्वल टू 45। ये हो गया हमारा कंप्लीट सब। इसी तरह के दो सम्स और हैं, उनको आप लोग कर लीजिए। ऐसे ही सेम ऐसे ही है, सेम प्रोसेस है, इसलिए हम उनको करके नहीं दिखा रहे हैं। हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे हमारा यूज होगा यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है वो हम बता देते हैं। If there are two positive integers a and b, if there are two positive integers a and b, then these two integers can be expressed in such a way that there are two unique numbers q and r. This time a equal to b q plus r. ठीक है, a and b are positive integers and q and r are unique number, satisfying this equation where r is greater or equal to 0 and less than b। यहाँ पे r क्या है? एक्चुअली r है रिमाइंडर और q है क्वोशेंट। किसी भी पॉजिटिव कंपोजिट नंबर को हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो हमारा अगला सम जो है इसी पे बेस्ड है। So that any positive odd integer is of the form 6q plus 1 और 6q plus 3 और 6q plus 5। क्वेश्चन में पूछा गया ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q plus 1, 6q plus 3 एंड 6q plus 5। तो हम ले लेते हैं, हम यहाँ पे मान लेते हैं कि लेट a be any positive integer, therefore a इक्वल टू 6q हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि 6q plus 1, 6q plus 3 एंड 6q plus 5 के रूप में कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर इन फॉर्म में हो सकती है। तो यहाँ पे हमारा b क्या दिया हुआ है? b दिया हुआ है 6, इसलिए हम यहाँ पे a इक्वल टू 6q plus 0 या इसको हम 6q बोल सकते हैं, 0 का तो कोई मतलब नहीं है। और नेक्स्ट क्या हो सकता है? a इक्वल टू 6q plus 1, अगला a इक्वल टू 6q plus 2। ये हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि b हमारा 6 है और हम जानते हैं कि r इज लेस देन b एंड ग्रेटर आर इक्वल टू 0, ये हमें पता है। और ये हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट जो है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, उसके बेस पर हमें लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब b इक्वल टू 6 है तो पॉसिबल रिमाइंडर्स r क्या हो जाएगा? r इक्वल टू हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5। यही पॉसिबिलिटीज है, बस 5 से ज्यादा नहीं हो सकता क्योंकि b से छोटा होना चाहिए। b हमारा 6 है, तो बस अब ये सारी पॉसिबिलिटीज हम लिख लेते हैं। a इक्वल टू हो जाएगा 6q plus 3, a इक्वल टू 6q plus 4 एंड a इक्वल टू 6q plus 5। ये पॉसिबिलिटीज है, लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ये तो हमारी पूरी पॉजिटिव इंटीजर के बारे में लिखा हुआ है। अब ऑड क्या होता है, इवन क्या होता है, तो आप लोगों को पता ही है कि जो नंबर 2 से डिविजिबल है, दोज नंबर्स आर इवन नंबर्स एंड दोज नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं जो हमारा a इक्वल टू 6q आया, तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2। अगर हम q की वैल्यू कुछ भी रखते हैं 0 से लेके 1, 2, 3, 4, तो हम अगर हम यहाँ q की वैल्यू 1 रखते हैं तो 6 1 6 हो जाएगा, तो 6 तो 2 से डिविजिबल है। ठीक है, तो ये नंबर हमारी नहीं हो सकती है। लेकिन यहाँ 6q plus 1 लेते हैं, यहाँ पे अगर हम q की वैल्यू 1 रखते हैं तो 6 1 6 प्लस 1 7 हो जाएगा, दैट इज ऑड नंबर। तो इसीलिए हमारी 6q plus 1 ऑड हो जाएगी, 6q plus 3 ऑड हो जाएगी एंड 6q plus 5 ऑड हो जाएगी। तो इस सवाल को कंप्लीट करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा, एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा कि सिंस 6q plus 2
6q plus 4 are even integers. Even integers. Therefore since का ये होता है, therefore 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5 आर ऑड नंबर्स। ठीक है, तो यही इसमें पूछा गया है कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज द फॉर्म, तो ये इन्हीं फॉर्म की हो सकती है, ये हो जाएगी ऑड इंटीजर से ऑड नंबर, कुछ भी लिख सकते हो ऑड नंबर्स। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। क्योंकि देखो किसी भी कंपोजिट नंबर को, कंपोजिट नंबर जो कि किसी भी नंबर से डिवाइड हो सकती है, मतलब कंपोजिट और प्राइम के बारे में आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय ओनली इटसेल्फ एंड वन, मतलब जिन नंबर्स के सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं, वन और वो नंबर खुद, वो होती प्राइम नंबर। और कंपोजिट नंबर होती है जो इन दो फैक्टर्स के अलावा और भी फैक्टर होते हैं। तो किसी भी कंपोजिट नंबर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यही है यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा को लेकर के हमें ये सवाल प्रूव करना था कि कोई भी और पॉजिटिव इंटीजर जो है वो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप की हो सकती है। तो हमने प्रूव कर दिया। यहाँ पे आप लोग वैल्यू पुट करके भी दिखा सकते हो, लेकिन एग्जाम में इतना दिखाने की जरूरत नहीं है, वो ऐसे ही पता चल रहा है कि 6q प्लस 2, 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 आर इवन इंटीजर, देयरफॉर 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 आर ऑड नंबर्स, हेंस प्रूव्ड। ये तुम्हारा प्रूफ हो गया, प्रूव्ड। तो ये वाला सवाल भी कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 हमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से सॉल्व करना होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, खाली थोड़ा समझना है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 है, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स। मतलब दो आर्मी बैंड्स है, एक में 616 मेंबर्स हैं और दूसरे में 32 मेंबर्स हैं, और परेड में एक के पीछे एक चलना है। तो दीज टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब इनके नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होने चाहिए। तो जब ये तो इसमें यह है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो सकते हैं जिसमें ये मार्च कर सकते हैं। जब ऐसा क्वेश्चन आता है, मैक्सिमम नंबर, 2 नंबर्स गिवन है और उसको मैक्सिमम नंबर किसी भी चीज के बारे में पूछते हैं, तो हमें सीधा HCF निकालना पड़ता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्योंकि 2 नंबर का जो HCF होगा वही मैक्सिमम आएगा। तो ये 2 नंबर हमारे हैं 616 और 32। एक बैंड में 616 है और एक में 32 है। तो ऐसे कॉलम्स बनाने हैं कि दोनों ही बैंड एक दूसरे के पीछे चल सके। तो इसलिए हमें यही बनाना है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम आएगा, तो मैक्सिमम नंबर के लिए हमें HCF निकालना पड़ेगा। तो बस यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से हम HCF निकाल लेते हैं। जैसे पहला वाला क्वेश्चन बताया था, सेम वही क्वेश्चन है और कुछ खास नहीं है इसमें। 32 1 जा 32, 9 इधर हो गया तुम्हारा, 5 में से 3 गया 2, 11 में 2 9, हाँ 296। अभी ये हमारा 9 टाइम्स जाएगा, 9 2 जा 18, कैरी ओवर 1, 9 3 जा 27, 27 1 28। अब 16 में से 8 माइनस हुआ तो हो गया 8। अभी ये वाला स्टेप कंप्लीट हुआ। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप, अभी रिमाइंडर 8 बचा है, तो ये 32 इधर आ जाएगा, 8 4 जा 32। अब देखो यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 0, तो बस अब नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाएगा 8, बस सिंपल। अब यहाँ पे आंसर लिख देना है, नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू 8। ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, इसको भी हम रब कर देते हैं। फिर फोर्थ क्वेश्चन भी सिंपल है, यूक्लिड डिवीजन लेमा के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, use Euclid division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1. Any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1. ये हमें सॉल्व करना है, प्रूफ करना है कि किसी पॉजिटिव इंटीजर को हम 3m या 3m plus 1 के रूप में लिख सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि लेट x बी एनी पॉजिटिव नंबर, बस हम ऐसे x लिख देते हैं, पूरा स्टेटमेंट आप लोग लिख लेना। x इज एनी पॉजिटिव number, positive integer, therefore x can be expressed as 3q,
हम एक नंबर क्यू ले लेते हैं, हमें m के रूप में प्रूव करना है, उसमें हम बाद में आएंगे। हम मान लेते हैं x इक्वल टू 3q और x इक्वल टू 3q प्लस 1, x इक्वल टू 3q प्लस 2। अब ये तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा हमने 2 तक क्यों लिया, क्योंकि हमारा b यहाँ पर 3 है और जो r है वो b से ज्यादा नहीं हो सकता, तो बस ये 3 पॉसिबिलिटीज है। लेकिन इस क्वेश्चन में बोला गया है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो इसमें हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। हमारा फर्स्ट केस ये है। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लेते हैं हम, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3q होल स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 9q स्क्वायर। ठीक है, अब हमें प्रूफ क्या करना है, 3m और 3m प्लस 1, तो हम यहाँ पे 3 कॉमन निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 हमने कॉमन निकाला, तो ये हो गया 3q स्क्वायर। अब अगले स्टेप में हम इसको लिख सकते हैं 3m। अब इस 3q स्क्वायर को हमने m ले लिया, आप लोगों को यहाँ ब्रैकेट में लिख देना पड़ेगा वेयर 3q स्क्वायर इक्वल टू m। ठीक है, तो ये हमारा देखो पहला प्रूफ हो गया कि हम किसी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को 3m लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगला वाला नेक्स्ट, x इक्वल टू 3q प्लस 1, यहां भी हम लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स लिख के स्क्वायर करते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1 होल स्क्वायर। अब इसमें हमें a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। a प्लस बी होल स्क्वायर तो आप लोगों ने क्लास 7th 8th में 6th 7th में पढ़ा होगा, फिर भी मैं एक बार a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे लिख देती हूँ। a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो यही वाला हम यूज करेंगे इसमें। तो नेक्स्ट स्टेप, एक्स स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, a की जगह हमारा 3q है, तो 3q होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 टाइम्स 3q और इंटू 1 प्लस b स्क्वायर मतलब 1p स्क्वायर, ये हो गया। अब अगले स्टेप में इसको हम खोलेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3q होल स्क्वायर हो गया 9q स्क्वायर प्लस 2 3 6, 6q प्लस 1। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे हम 3 कॉमन निकाल सकते हैं, इतना एक्सप्रेशन जो है इसमें हम 3 कॉमन निकाल सकते हैं। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 हमने कॉमन निकाला, तो यहाँ पे हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q, ये हो गया और 1 बाहर। अब देखो इस एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं m, क्योंकि m भी एक इंटीजर है और q भी एक इंटीजर है, तो कोई भी इंटीजर हो सकता है, इसलिए इस एक्सप्रेशन को हम लिखेंगे m। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1, ये वाला प्लस 1 तो ऐसे रहेगा, तो हम यहाँ पे भी इसी तरह लिख देना हुआ यार m इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q। ठीक है, अब हमारा अगला लास्ट वाला, तो हमारा ये तो आ गया, m भी दिखा 3m भी दिखा दिया हमने और 3m प्लस 1 भी दिखा दिया, लेकिन अभी हमारा एक पॉसिबिलिटी बची हुई है, अभी जो हमारा एक है वो बचा हुआ है, इसलिए हम उसको भी सॉल्व करके दिखाएंगे। x इक्वल टू 3q प्लस 2 स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो हम दोनों साइड पे स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ भी हमें a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3q होल स्क्वायर मतलब 9q स्क्वायर, फिर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 2 मतलब 2 3 6 6 12, प्लस हो जाएगा 12q और प्लस 2q स्क्वायर मतलब 4। तो अभी यहाँ पे 4 है, इसको हम तोड़ के लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1, 4 को ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, तो अब देखो हमारे इतने एक्सप्रेशन में हम 3 कॉमन ले सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू हमने 3 कॉमन लिया, तो ये हो जाएगा हमारा 3q स्क्वायर प्लस 4q और प्लस 1, 3 कॉमन हो गया और प्लस 1 यहाँ। अब इस पूरे एक्सप्रेशन को हम 3m लिख सकते हैं, मतलब 3 तो ये बाहर ही है, इस एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं 3m प्लस 1। तो देखा ये हमारा जो तीसरा वाला है उसमें भी हमारा 3m प्लस 1 आया, तो ये हमने देख लिया कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होती है उसके स्क्वायर को हम बस 2 ही फॉर्म में लिख सकते हैं, या तो 3m लिख सकते हैं या 3m प्लस 1। यहाँ पे आया हमारा 3m, यहाँ 3m प्लस 1 आया और यहाँ भी 3m प्लस 1 आया। ठीक है,